बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं लेके आ गया हूं। आप लोगों का बेटा एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ये जो 40 एमसीक्यू मैं कराने वाला हूं, फॉर श्योर ये एमसीक्यूज करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है उसका एक बहुत 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 अच्छा जजमेंट हो जाएगा कि आप फिलहाल कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको और कितनी मेहनत करने की नीड है अगले कुछ घंटों में, ताकि कल आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। तो शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। पहले ही विश कर दूं भाई, जो लोग बीच बीच में आके जाएंगे आना जाना करते रहेंगे, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से पहले ही स्टार्टिंग में, ताकि विश देनी बहुत जरूरी है आप सभी को अपना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेदांत लिमिटेड। देखो पहले हमें बताना है विच फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द सीएफओ ऑफ वेदांत प्राइमरी कंसर्न अमाउंट। ओके, कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, जिसके बारे में उन्हें चिंता हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वेदांत लिमिटेड इज अ कंपनी विद अ डिक्रीजिंग ईबीआईटी, ठीक है। द कंपनी हैज सिग्निफिकेंटली amount of debt in the form of debentures and further borrowings through debentures could exacerbate the situation। ओके, कंपनी के पास ऑलरेडी काफी सारा डेट है डिबेंचर्स के फॉर्म में, और अगर वो और डेट लेते हैं तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। किस बारे में वो चिंतित है? ज्यादा डेट लेने से उनकी किस बात की चिंता बढ़ रही है कि डेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, आईसीआर की चिंता है कि इंटरेस्ट कवर नहीं कर पाएंगे वो लोग, या डेट सर्विस कवरेज रेशियो या पूरा ही कवर नहीं कर पाएंगे। क्या हो सकता है भाई? हमेशा ध्यान रखना, डिबेंचर आप जब भी लेंगे ना बेटा, एक आपका इंटरेस्ट हमेशा ऑब्लिगेशन आपको पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट आपको पे करना कंपलसरी है डिबेंचर में, आपको पता है ऑलरेडी, या डेट के केस में आपको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। तो वो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की ऑब्लिगेशन को बढ़ा देगा। आप एक लिमिट से ज्यादा डेट लोगे तो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगी उतनी ही ज्यादा आपके लिए चिंता वाली बात है कि आप इंटरेस्ट कवर ही नहीं कर पा रहे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, what is the primary strategic focus of the company considering its the complete man tagline, top position in the menswear industry and long standing collection that has enriched a modern gentleman's wardrobe for decades। ओके, एक कंपनी आपने सुनी, रेमोंड का नाम सुना है, रेमंड का नाम, द कंप्लीट मैन अपना, उसके बारे में कि भाई किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये कंपनी की किस स्ट्रैटेजी को इंडिकेट कर रही है? रेमंड द कंप्लीट मैन, कि पूरा इंसान बनने के लिए आपको रेमंड के कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। और इसने जेंटलमैन्स के वार्डरोब को पूरी तरह से बदल के रख दिया, एक एथनिक फील दिया उनको पहनने के लिए अपना। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है आपको बताना है। ये कंपनी की क्या है? ये एथिकल सोर्सिंग दे रहा है, कल्चर हेरिटेज को प्रमोट कर रहा है, यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है, या मैक्सिमाइज कर रहा है प्रोडक्ट एफिशिएंसी को। बेटा ये कंपनी को दे रहा है यूनिक आइडेंटिटी। अब आप कहेंगे यूनिक आइडेंटिटी क्या है? देखो यूनिक आइडेंटिटी को आप ऐसे समझो, यूएसपी, एक वर्ड आपने सुना होगा यूएसपी। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हर कंपनी के पास जो माल बेच रही है उसके पास कुछ अलग है, बेच नहीं रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है उसके पास जो कोई और नहीं बेच पा रहा है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस बेच रही है जो और कोई नहीं बेच पा रहा। वो प्रोडक्ट के साथ साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है, वो एक ऐसी टैगलाइन प्रोवाइड कर रही है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, which scenario best illustrate the impact of rapidly changing technology on business। ओके, टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। पहला, अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज डिसरप्टेड बाय अ न्यू एंट्रेंट दैट ऑफर्स अ मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये तो चलता रहता है, कंपटीशन की बात करें। दूसरा, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फोर्स्ड टू ऑटोमेट इट्स प्रोडक्शन लाइन इन ऑर्डर टू कंपीट विद लो कॉस्ट ओवरसीज कॉम्पिटिटर्स। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज का तो नहीं है भैया, ये तो पुराना ही है, ऐसा होता है, पहले भी होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। A traditional brick and mortar retailer is forced to close its doors after online retailers offer low prices and wider selection of the product। Okay, जो ईंट बेचने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है, सीमेंट बेचने वाले, उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही है क्योंकि ऑनलाइन वाले बहुत सस्ता सामान बेच पा रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल है बेच पाना। मतलब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन वाले बहुत कम रेट पर सामान बेच पा रहे हैं जबकि ऑफलाइन वाले उस रेट पर नहीं बेच पा रहे हैं, ये है। और फोर्थ है, अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इज फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी। देखो फाइनेंस वाली कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी में, ये तो कुछ खास नहीं है। मेन पंगा क्या है बेटा? सी वाला पॉइंट हमारा, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन वालों की कहीं ना कहीं कहता है ना कमर तोड़ दिए। मतलब कमर तोड़ने का मतलब हुआ ऑफलाइन वालों की सेल्स को बहुत सीवियरली इफेक्ट करके चल रहे हैं ऑनलाइन वाले, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है हमारे सामने। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी आपको बतानी है, कौन सी है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी जो यहाँ पे यूज हो रही है, देखते हैं एक बारी। Daniel and Andrew are two friends engaged in their respective business. Daniel concentrates on producing product that meet the needs of the producer and sell whatever is produced by the means of necessary.
भैया बेचता है जो भी है, जो उसने बनाया उसने बेच दिया, बेचने भी ध्यान है बस, और कुछ नहीं। एंड यू बिलीव इन अचीविंग द फर्म गोल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स नीड एंड डिलीवरिंग राइट प्रोडक्ट। सही प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड को पहचानते हुए कर रहा है, तो ये तो पक्की बात है। ये जो एंड्रयू है तो मार्केटिंग कर रहा है, तो पक्की बात है। बी वाला पार्ट मार्केटिंग है, बी वाला पार्ट मार्केटिंग है। क्या ए वाला पार्ट सेलिंग है? जो है बेचना है, हाँ यार सेलिंग में तो होता है, जो बनाया बस बेचने पे ध्यान दो, एग्रेसिव प्रमोशन करके बेचो, बस बेचो, डंप द गुड्स, सीधी सी बात है, डंप करो गुड्स को। क्वेश्चन नंबर 5 ज़ेब्रॉनिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो हमारे एक्चुअली कोर्स में है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये हमारे जो प्राइमरी मार्केट के जो डिफरेंट सोर्स है ना इशू करने के, प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करने के, उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं एक बार। ज़ेब्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इज अ लीडिंग टेक कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लान टू रेज एडिशनल फंड्स टू फ्यूल इट्स एक्सपेंशन एंड रीच research initiatives. The company board of directors approved an offer to existing shareholders to purchase additional share at discount price. This offer will be available to specific period. देखिए जब existing shareholders को और शेयर बेचे जाते हैं तो उसको बेटा कहा जाता है राइट इशू, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन करा जा रहा है आपके किस में बताता हूँ। पहला वाला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, इशूइंग राइट शेयर फॉर द एक्जिस्टिंग शेयर डिस्काउंट प्राइस, इसको कहते हैं हम लोग क्या, राइट इशू। इस बात को ध्यान रखकर चलना, इसके बारे में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। और ये बकायदा सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2024 का है भाई, देखो बताओ, मैं अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड नहीं करा, सीबीएसई ने क्वेश्चन दे रखा है। अब बताओ हम वो सारे टॉपिक को करें ना करें जो कि कोर्स में नहीं है। सीबीएसई पे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे यार, टेंशन नहीं देता यार, क्या करें बताओ, वेरी बैड सीबीएसई। नेक्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बताया, ओके, ये सारे के सारे आपस में लिंक हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा रहे हैं। ये क्या है, ये सारे लिंक होके आगे लेके जा रहे हैं। परवेसिव है, डेलिबरेट है, कंटिन्यूस है, ग्रुप। भाई ये तो ग्रुप एफर्ट है यार, कि ये सबके सब ग्रुप में हैं जब तक, और वे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन ग्रुप में तो चलता है अपना, तो ये सारे इसलिए आगे चल पा रहे हैं क्योंकि ग्रुप में चल रहे हैं, नहीं तो चल ही ना पाते, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आपके सामने। Which of the following statement accurately represent one of the protective function of SEBI? SEBI का इनमें से कौन सा एक प्रोटेक्टिव फंक्शन आपको बताना है। It is responsible for managing government budget and allocating funds to various development project. ये तो हमारा प्रोटेक्टिव तो नहीं है, तो डेवलपमेंट फंक्शन है। It ensures safety and security of data transmitted during online trading transactions. ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला ये जितना भी हमारा रहता है सभी हमारा उसमें आता है, डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आता है। इट प्रमोट्स एंड रेगुलेट वाला हमारा रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। और लास्ट है इट मॉनिटर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी। भाई यही है, जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है ना, ये मॉनिटरिंग वाला काम रेगुलेटरी में भी हो रहा है और प्रोटेक्टिव में भी होता है। इस बात को ध्यान रख के चलना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर गया तो समझो गया, वापस लौट के नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है और ये क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। अ कंपनी सेल्स हैव बीन डिक्लाइनिंग फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, 3 बार से कंपनी की सेल कम हो रही है। द मैनेजर हैड डिसाइड टू इंप्लीमेंट अ न्यू कंट्रोल सिस्टम टू ट्राई टू इंप्रूव सेल्स। ओके, कौन सा इनमें सबसे बेटर मेथड है? सेल्स कम हो रही है, सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन में क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पहला, बजट सिस्टम बनाओ, सबके लिए टारगेट और सेल्स प्रॉफिट सेट करो। दूसरा, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाओ, कैसी परफॉर्मेंस चले उसको चेक करो। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है नहीं, एक्सपेक्टेशन मैट हो रही नहीं हो रही, चेक करो अपना। उसके बाद सर्वे करो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंपनी के प्रोडक्ट का हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो बेटा सबसे सही पता क्या है, देखो यहाँ पर कंपनी की सेल्स 3 क्वार्टर से डिक्लाइन हो रही है, उसका रीजन हमें इंप्लीमेंट करना है, बेसिकली कंट्रोलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना है। कौन सा होगा? सबसे पहले क्या, सेल्स इंप्रूव करने के लिए आप तो सबसे पहले एक बजट सिस्टम बनाओ जिसमें आप टारगेट और सेल्स प्रॉफिट सब कुछ मेंशन करोगे अपने एम्प्लॉइज को कि बेटा ये तेरा टारगेट है, ये तेरी सेल है, तेरे पास ऑटोनॉमी है, जो करना है कर, लेकिन उसको अचीव करके दिखा, बेस्ट से बेस्ट अचीव करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं क्या क्वेश्चन। मिस अरुंधति, द CEO of Sun Life Limited is delivering a speech to a group of investors. She is emphasizing the significance of company's success and achievements, which relies on the support of customers, shareholders, supplier, intermediaries. भाई इन सबसे बनी है कंपनी, ऑब्वियसली बात है। She also discussed how establishing a positive association with these parties contribute to enhancing company's public image in the market. कंपनी की इमेज बेटर करने के लिए इन सब का थैंक यू करना बहुत जरूरी है। ये बता रहे हैं कौन सा प्राइमरी गोल अरुंधति का स्पीच का है, मतलब किस चीज़ के बारे में अरुंधति की स्पीच है, सेल बढ़ाने के बारे में, पॉजिटिव पब्लिसिटी के बारे में, पब्लिक इमेज के बारे में, या रिलेशनशिप बनाना स्टेक होल्डर्स के साथ। भाई ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, रिलेशनशिप बना रही है स्टेक होल्डर्स के साथ। ये जो हमारे जितने भी लोग इसमें डिस्कस हुए ना,
ये सारे कस्टमर वगैरह, शेयर होल्डर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, अपना पैसा लगाया। इन सब के साथ अगर एक अच्छी इमेज बनाओगे तो फायदे में रहोगे, ऑब्वियस ही बात है, लंबे टाइम तक सक्सेस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, द सुपरवाइजरी लेवल परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। रीजन, द सुपरवाइजरी लेवल मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज एंड बूस्ट देयर मोरल। बात तो ठीक है बिल्कुल अपना। अब चेक करो लिंक हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो सुपरवाइजरी लेवल वो सारी एक्टिविटीज करता है जो कि टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? ठीक है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि टॉप लेवल और मिडिल लेवल को जो काम कराना होता है वर्कर से, वो सुपरवाइजरी लेवल को बताते हैं और सुपरवाइजरी लेवल वो वर्क करा लेता है किससे? वर्कर्स के साथ। वो वर्क ऑर्डर देता है, वर्कर्स को गाइड करता है और वो काम करा लेता है। रीजन में वर्कर्स को गाइड करना, वर्कर से काम कराना होना चाहिए। यहाँ सुपरवाइजर जो है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को। मोटिवेट, सिर्फ मोटिवेट करके तो काम पूरा नहीं होगा यार, पहले काम बांटना भी पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा, ढंग से ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा अपना। बात तो ठीक है लेकिन रीज़न सही से मेंशन नहीं करा गया, इसलिए बी पार्ट आंसर रहेगा कि असर्शन रीजन दोनों सच है, लेकिन 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 आप समझ गए अपना, सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी कमी है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। लोगों को उनकी ड्यूटीज के बारे में बताना, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका बेटा ये काम है, आपका बेटा ये काम है, आपका बेटा काम है, सब काम बताना सबको। ये किस में होता है? क्या डिपार्टमेंटलाइजेशन में, असाइनमेंट ड्यूटी में, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में या डिवीजन वर्क? इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन करते हुए मैं उन सबको सारी चीज़ें बताता हूँ, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्हें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, सब कुछ मैं बता देता हूँ बिना किसी दिक्कत के। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गिव बिलो आर द टू स्टेटमेंट। ओके, असर्शन रीजन है, देखते हैं क्या लिखा गया। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक। इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटरलिंक भी है। प्लानिंग कंट्रोलिंग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं और जुड़े हुए भी हैं। सही है, चलो। रीजन, प्लानिंग प्रोवाइड द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट द कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, तो प्लानिंग वो सारे गोल ऑब्जेक्टिव देता है जो कि कंट्रोलिंग फंक्शन को नीड पड़ती है, इसलिए आपस में कोरिलेटेड है। रीजन भी ठीक लग रहा है, तो भैया सही कौन सा होना चाहिए? असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और सही से एक्सप्लेन करा कि हाँ, आई थिंक बी पार्ट रहेगा हमारा आंसर। देखो यहाँ पर क्या है, जनरली राइट एक्सप्लेनेशन वाला ऊपर आता है ए में, यहाँ बी में है, थोड़ा ध्यान रख के चलना। कभी कभार ऊपर नीचे ऑर्डर कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सही जवाब देना और बढ़िया तरीके से देना, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस है। क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं क्या इसका जवाब होगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट as goods are produced at one place and the customer are scattered all over the nook and the corner of the country, so the producer need to distribute the goods through middlemen। सही बात है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुड्स एक जगह बनते हैं जबकि बिकते पूरे इंडिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड में है यार, ऑब्वियस ही बात है, इसलिए बांटने के लिए चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ यूज। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल ठीक है दोनों अपना, बहुत स्टेटमेंट है टू। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला, स्टार्टअप 20 इंडिया चेयर Chintan Vaishnav highlighted the G20 startups group goal of pushing for $1 trillion investment the global startup ecosystem which of the following dimension। कौन सा डायमेंशन है भैया? ये देखो, ये G20 हुई है और यहाँ पर पैसा अरेंज करा जा रहा है और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन चल रहा है। G20 के अंदर 20 कंट्रीज ने डिस्कशन करा था ना, तो ये फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो बेटा तब होगी ना जब, यहाँ रखना यहाँ पे ट्रेड की बात हो। ये तो इकोसिस्टम सेटअप कर रहे हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम सेटअप कर रहे हैं ताकि बचाया जा सके एनवायरनमेंट को, तो ये फॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी नहीं हो सकती, फॉरेन पॉलिसी रहेगा, ध्यान रख के चलना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका आपके सामने। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेलीगेशन इन द सिनेरियो वेयर सारा एज अ सुपीरियर एंट्रस्ट हर अथॉरिटी टू टियारा हर सबऑर्डिनेट टू एनेबल हर लर्निंग स्किल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट के लिए अगर हम किसी को काम दे रहे हैं तो कौन सी सिग्निफिकेंस है डेलीगेशन की? ग्रोथ, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन। तो मैं आप बता ही चुका हूँ एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट, इससे ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मैं एम्प्लॉय के स्किल डेवलपमेंट, बेटर चांस, प्रमोशन, सबके लिए फोकस कर रहा हूँ, इसलिए एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना पक्का है फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका आपके सामने, देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू अ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सचेंज वेयर बाय द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड द ट्रेनिंग राइट्स एट द एक्सचेंज आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम वन अदर। ओके, बात सीधी सी बात है, मैनेजमेंट, कौन ट्रेड कर सकता है, कौन ट्रेड नहीं कर सकता है, सब कुछ अलग करा जाता है, इसको डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन प्रोसेस जिसके थ्रू पब्लिक कंपनी अपने म्यूचुअल फंड बांटती है। अरे नहीं भैया, म्यूचुअल फंड ना, कैसे बातें कर रहे हो आप? तो भैया इसका आंसर रहेगा हमारा असर्शन टू ट्रू है, मतलब फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला कौन सा है? 16 का आंसर रहेगा हमारा ए पार्ट, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को।
ओके, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन है भाई हमारा, जीएसटी 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 जीएसटी। ओके, GST Council during its 50th meeting resolved the prolonged debate on the tax treatment of online gaming, casinos and horse racing, deciding to impose 28% levy, that is tax on the bets and wagers for all these activities and amend GST laws to include online gaming. Okay, online gaming means आपका ये ड्रीम 11 ये सब पे 28% टैक्स आपको पता ही होगा अपना। तो इससे क्या होगा अपना, तो ये पूछ रहा है क्या इम्पैक्ट होगा इसका बेसिकली, ठीक है। सो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे कंज्यूमर के लिए, चार्ज महंगा करना पड़ेगा। बिजनेस के ऑपरेशन जो है उन कंट्रीज़ में चले जाएंगे जहाँ टैक्स रेट कम है, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू ज़्यादा आएगा टैक्स से, या फिर इंडस्ट्री जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। फिलहाल तो यार कॉस्ट ऑफ बिजनेस की बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, और कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन आएगा, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली कौन बॉर्न करता है, कंज्यूमर। भैया सारे टैक्स कंज्यूमर ही करेगा, तो कंपनीज तो सीधा कहेंगे प्राइस बढ़ा देगी, झेलेगा कौन, कंज्यूमर। चलो आगे वाले में देखते हैं, इसको मैच करते हैं कौन से वाला किस चीज़ का है। देखो जहाँ ये स्पीकर सा बना ना, ये थर्ड वाले में, ये बेटा हमारा प्रमोशन का होता है, ठीक है। तो ये तो है प्रमोशन, पक्की बात है, स्पीकर मतलब प्रमोशन, ठीक है। ये डब्बा बनाया तो ये प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट ये रहा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। जहाँ जियो टैग बना हुआ आपके सामने, ये होता है बेटा हमारा प्लेस, और प्राइस ये टैग लगा हुआ है प्राइस का, ठीक है। सो क्या कह सकते हैं, फर्स्ट का फोर्थ है, फर्स्ट का फोर्थ है तो पक्की बात है, फर्स्ट का फोर्थ है भाई, फर्स्ट का फोर्थ, हाँ एक में ही फर्स्ट का फोर्थ है, बस बात ही खत्म होगी। इन्होंने एक चॉइस दी, मैंने कहा ठीक है डन, मतलब डन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 19, what aspect of profession as exemplified in the scenario where Aisha need to register herself as a member of ICA to become a chartered accountant? भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस करेक्टर को शो करा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का, क्या सर्विस मोटिव है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कंडक्ट, इसको कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्योंकि सीए वालों के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है और सब सीए को उससे रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और फाइनली हमारा इस वाले पर्टिकुलर सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन तक पहुंच चुके, इसके बाद अगले हमारे पूरे 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 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तब जाके 40 होंगे। भाई बढ़िया वाले लेवल के क्वेश्चन है, मजा आ रहा है करके, ये तो हमारी थिंकिंग को अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन that has contributed to the rationalization of tariff structure? ओके, इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का फायदा है, वैसे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करके फायदा नहीं है, ठीक है। इसका सीधा आंसर याद करो अपना, लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इग्नोर ही करो इस पॉइंट को, इग्नोर कर दिया, हम नहीं सुनते इसके बारे में ज़्यादा। चलो अगला सवाल आ चुका है हमारे सामने, देखते हैं क्या क्या है हमारे क्वेश्चन। पहला, अब हो गए थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े, देखते हैं। सबसे पहला, Aarti Limited is a large creditworthy company manufacturing steel. The company seeks to enter in Asian market and therefore wants to raise additional funds of 1 crore from the primary market. The finance manager of the company, Mr. Sundaram, has suggested raising funds by issuing debentures in order to take advantage of trading on equity. Identify the factor which is important determinant of company's ability to use trading on equity. Okay, trading on equity basically यूज करने से पहले आपको कौन से फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने से पहले आप क्या देखते हैं, तो भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क कंसिडरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमेशा ध्यान रख के चलना इस बात को, आपका रिटर्न हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे, नहीं तो आप करेंगे कैसे, सीधी सी बात है, रिटर्न बहुत मैटर करता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ओवर द पास्ट 5 years there has been exponential increase in the number of people practicing healthier lifestyle in India, ठीक है। चलो जी, डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशन आर एडवाइजिंग पीपल टू रिड्यूस डेली इनटेक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एज दे आर addicted, which can lead to obesity and other health issues. In order to cope up with a setback in the demand for consumer energize, a soft drink giant decide to introduce a tea brand name Sfurti. क्या बात है, नाम बड़ा प्यारा है, Sfurti, ठीक है। तो Sfurti आएगी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। And a wellness drink named as 40+ for women. The company receive a hearty response from consumer. बढ़िया रिस्पॉन्स आया यार, इन्होंने चेंज अपने आप को कंपनी चेंज कर रही है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही है। तो ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या इंटेंजिबल फोर्स है, डायनामिक फंक्शन है, ग्रुप एक्टिविटी है, मल्टी डायमेंशनल, सबको पता है इसका, ये डायनामिक फंक्शन है कि जैसे जैसे चीज़ों में चेंज आ रहा है उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
देखते हैं कौन सी है। KG Electrical Appliance, a company manufacturing bulbs, incurred heavy expenditure on scientific research and development and invented a technology that made it possible to produce an energy efficient bulb that can last at least 15 times longer than the standard LED bulbs. This technology helped the company to increase the profitability and growth. Okay, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, ग्रोथ भी बढ़ गई। एंड तो यही है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ गई। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यूजफुल रिसोर्स, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। भाई सीधी सी बात है, ये जो लास्ट में इन्होंने बोला है ना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के लिए हमेशा आंसर आता है इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से है हमारा, अजीत नेने से। देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द स्टेप परफॉर्म बाय अजीत इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस का कोई स्टेप है, देखते हैं कौन सा। अजीत नेने, द ओनर ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश फूड डिलीवरी आउटलेट फूड एंड स्नैक्स इन महाराष्ट्र, इंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन सोर्स मैनेजर ऑफ द फर्म टू एस्टैब्लिश quantitative benchmarks of performance as he wanted to assess the motivation, skill and satisfaction level of the employees. The sales manager was asked to set quantitative benchmark of performance in terms of volume. हर चीज के एक benchmark, एक चीज के benchmark स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं। ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, ये क्या है भाई? बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड होता है बेटा। क्या सेट कर रहा हूं मैं सेट कर रहा हूं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सी वाला पार्ट मेरा सही आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके सामने। देखते हैं क्या है हमारे पास। आपको बताना है कंपनी कैसी है बेसिकली। लाइट एंड साउंड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर कस्टम इन ईयर मॉनिटर फॉर म्यूजिशियन, ऑल्दो इट हैज बीन अ business for the last 5 years and considerable market share. On conducting analysis, we found that the company was spending almost 10% of the total cost in packing. The company decided to outsource the packaging function to a professional packaging company. The decision helped the firm to achieve its goal through greater customer satisfaction by timely delivery of order, मतलब टाइम से डिलीवर। ऑल्सो हेल्प कंपनी रिड्यूसिंग द कॉस्ट, एक तो कॉस्ट भी कम हो गई और डिलीवरी भी टाइम पे हो रही है, मतलब कंपनी इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो पैकिंग की कॉस्ट कम हो गई और टाइमली डिलीवरी, टाइम से रिलेटेड एफिशिएंसी, और पैकेजिंग कॉस्ट कम होगी तो एफिशिएंसी होगी हमारी, और टाइमली डिलीवरी हमारी इफेक्टिवनेस होती है। इस बात को ध्यान रख के चलना। तो कंपनी इफेक्टिव एफिशिएंट दोनों है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, देखते हैं क्या। ओके, डायमेंशन पूछ रहे हैं कौन सा है। विद द एडवेंट ऑफ टॉक जीपीटी, भाई पहली बात तो ये टॉक जीपीटी हमारा आपको पता ही है, आईटी है, मतलब पक्की बात है, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजिकल तो है, पक्की बात है। तो यहाँ पे जिसमें टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है पहले वो काट देता हूँ, ये भी काट देता हूँ और ये भी काट देता हूँ। या तो बी वाला रहेगा या सी वाला रहेगा, इनमें से एक होगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इसी के अंदर है। अब देखते हैं इकोनॉमिकल है या सोशल है, देखना पड़ेगा दूसरे वाला, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर को पूरा कर रहा है। कस्टमर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है एआई पर, और देखिए कस्टमर का पॉजिटिव एटीट्यूड, कस्टमर का एटीट्यूड सोशल को रिलेट करता है हमारा, तो हमारा सही आंसर रहेगा बी पार्ट हमारा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो आंसर विल बी पार्ट, ध्यान रखेंगे। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इंप्रूव प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। एक साइकिल पूरी करने के बाद प्लानिंग पर ले आता है, कौन सा है? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, इन डैश इट इज ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। जिम्मेदारियां फिक्स करना सबसे आसान किस में होता है? जिम्मेदारियां फिक्स करना। देखो यहाँ पे फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल की बात चल रही है। देखो इनफॉर्मल में जिम्मेदारियां फिक्स होती नहीं, तो इनफॉर्मल वाले तो सारे ऑप्शन काट ही दो, ठीक है। जिम्मेदारियां सिर्फ फॉर्मल में होती है। अब फंक्शनल डिविजनल की बात करूं, फंक्शनल के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यार ना तो आप किसी का अकाउंटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ना किसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता है। लेकिन डिविजनल के अंदर ये पॉसिबल है। आपने जिस इंसान को डिविजनल हेड बनाया वो जिम्मेदार हो गया, वही रिस्पॉन्सिबल है अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए, ध्यान रखेंगे। अगला, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेट टू बी अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सोचो, क्या इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट हैं जो कि क्लोजली इंटर रिलेटेड है? ये कंट्री टू कंट्री डिफर होता है? और क्या इसके अंदर इंटर रिलेटेड फोर्सेज हैं? या ये बहुत मुश्किल है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सही जवाब तो हमारा डी वाला है यार, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि चेंज बहुत जल्दी आता है, दिक्कत देता है। नेक्स्ट, ओके, अगला प्लानिंग प्रोसेस के इन स्टेप को अरेंज करो सही सीक्वेंस में। भाई प्लानिंग प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है एस डाइज इफ। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन। ये हमारा है, ठीक है। उस हिसाब से देखूं तो सबसे पहले इवैल्यूएटिंग, सेकंड वाला आएगा यहाँ पर। इवैल्यूएटिंग के बाद हमारा होता है सेलेक्टिंग, दैट इज सेकंड फोर्थ,
सेकंड फोर्थ, मतलब ये सी वाला पार्ट होगा हमारा आंसर, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। 10th का हमारा आंसर मिल चुका है। अगला असर्शन रीजन आ गया, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी, चलो मैंने मान लिया कंट्रोलिंग बढ़िया से रिसोर्सेज को यूज़ करने में हेल्प करती है, मैंने मान लिया, मैं एग्री उस बात से, कोई दिक्कत नहीं। आगे, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कीप अ चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द एनवायरमेंट एंड हेल्प्स इन रिव्यू एंड रिवाइज स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ चेंजेस। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए क्या एनवायरमेंट को ट्रैक करना ज़रूरी है? ये तो डायनामिक की बात चल रही है कि कंट्रोलिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स को बार बार चेंज करती है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज करने में हेल्प करती है। रीज़न ठीक लिखा है लेकिन लिंक नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए मुझे वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, लेबर को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है अपना, ये सब आना चाहिए था, जबकि दे कुछ और रखा है। तो हमारा इसका आंसर होना चाहिए, आई थिंक बी पार्ट रहेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है लेकिन लिंक नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, ध्यान रखे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिमोनेटाइजेशन का सबसे सही एम बताना है। ओके, इनकरेक्ट कौन सा है इसके क्वेश्चन में? डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट नहीं है। ओके, कैश ट्रांजैक्शन में कमी आना, ये तो इम्पैक्ट था। बैंक डिपॉजिट में बढ़ोतरी आना, ये भी इम्पैक्ट था। रियल एस्टेट प्राइस में बढ़ोतरी आना या फिर फाइनेंशियल सेविंग तो लोगों ने करी थी। खैर, रियल एस्टेट के प्राइस बढ़े नहीं थे भाई, गिरे थे, बहुत ज़्यादा गिरे थे, ठीक है, ये ध्यान रखे चलना, ये इम्पैक्ट नहीं है डिमोनेटाइजेशन का। बाकी सारे हैं भाई। कैश ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली और बैंक से रिलेटेड है, बैंक में पैसा चला गया तो लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन में कमी कर दी अपना। उसके बाद बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गई लोगों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, देखते हैं एक बारी क्या है। YTS, a shipping company, has been successfully carrying out its shipping business for the past 5 years. Last year, it rolled out a new shipping initiative during the holiday season with a promise to deliver all package by a particular time before the holidays. The company had an objective of increasing the profit at a consistent rate. The unexpected high demand hassled the workers and the delivery team, causing a delay in the delivery of a large number of packages. The company did not recognize the logistic difficulties in training new staff in order to meet its delivery schedules are promised. The complacency of company to think that consistent rate of profit could be maintained led to its failure. लिमिटेशन बतानी है भाई क्या होने वाली है प्लानिंग यहाँ पर, भाई काफ़ी बुरा हाल हुआ है कंपनी का, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पर आप देखो कि चेंजेस आ गए, कंपनी ने जो सोचा वैसा हुआ नहीं बिल्कुल भी, इसलिए कंपनी का फेलियर हो गया। कंपनी ने सोचा अच्छा था लेकिन उसको मीट नहीं कर पाई। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि प्लानिंग जो है सक्सेस की गारंटी देती। कंपनी की प्लानिंग अच्छी थी लेकिन भैया सक्सेस की गारंटी तो भगवान ही दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव बाय मी। एक बंदा बैठा है अंदर ऑफिस के अंदर, कह रहा है सारी फाइलें मैं चेक करूँ। कर भाई तू भी कर। बॉस इज़ बिजी, क्या बात है, मैनेजर बहुत बिजी है भैया। ये हाईलाइट कर रहा है एब्सेंस ऑफ कंसेप्ट। ओके, सारी फाइल इसी को चेक करनी पड़ी, इसने बांटी क्यों नहीं यार? ये दिखा रहा है कि अगर ये डेलीगेशन करता ना तो ऐसा पंगे में ना पड़ता। अगर ये डेलीगेशन कर देता तो काम बढ़ जाता, इसने डेलीगेशन ही नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ लार्ज कंपनी विच मैथड टू बी फॉलोड फॉर मिस्टर कुपेश टू गॉज द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए वो क्या कर सकता है, ठीक है। सो प्रोडक्शन मैनेजर है, ध्यान रख के चलना। सैंपल चेकिंग कर सकता है, ईच पीस चेक कर सकता है, सर्टेन फाइनेंशियल रेशियो चेक कर सकता है, मार्केट शेयर चेक कर सकता है। देखो प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंशियल रेशियो नहीं चेक करता और मार्केट शेयर भी नहीं चेक करता, उसका ये काम नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर है, ध्यान रख के चलना। प्रोडक्शन मैनेजर जल्दी करना चाह रहा है, ऑब्वियसली बात है, एक एक पीस को चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो वो सैंपल चेक कर सकता है और रैंडम चेक करेगा। इस बात को ध्यान रख के चलना, रैंडम सैम्पलिंग करेगा, मतलब किसी भी पेटी में से एक पीस निकाल लिया, दूसरी पेटी में से 2 पीस निकाल लिए, रैंडमली जिस पे हाथ आया उसमें से निकाल के चेक कर लेगा सैंपल ठीक है या नहीं। बस ये सबसे बेस्ट है, बढ़िया तरीका है। चलो मैच करो अथॉरिटी और ये सारी चीज़ों को अपना, देखते हैं किसका आंसर क्या होगा हमारा। चलिए सबसे सिंपल कहता है, पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर को पहचानते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन को पहचान लेते हैं, सबसे आसान है। फंक्शनल स्ट्रक्चर पहचान लेंगे सबसे पहले। ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता, इसलिए सस्ता पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब है बी का आंसर तो 4th है। अब बी के आंसर 4th भाई देखो कौन कौन से हैं। बी के आंसर 4th वाले, एक तो ये ऑप्शन काट दो और उसके बाद ये ऑप्शन भी काट दो, इन दो में से एक होगा हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा अपना, और देखते हैं भाई डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाने में उनको ऑटोनॉमी दी जाती है। हाँ सही बात है, ये रहा।
तो इसका मतलब है सी का आंसर फर्स्ट है, सी का आंसर फर्स्ट, सी का आंसर फर्स्ट, सी का आंसर फर्स्ट, सी का आंसर, अरे वाह यार दोनों में सी का आंसर फर्स्ट है, क्या बात है, तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। चलो अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी डाउनवर्ड जाती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पर, हाँ बिल्कुल सही है अपना। और लास्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से डेलीगेट नहीं होती है, ठीक है बिल्कुल अपना। तो एक आंसर सेकंड होगा, एक आंसर सेकंड होगा, एक आंसर सेकंड होगा। तो भाई ये बी वाला पार्ट हमारा करेक्ट लग रहा है मुझे इसके अंदर। सो 16 का आंसर रहेगा बी पार्ट, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। 16 का आंसर रहेगा आपका कौन से वाला पार्ट, बी पार्ट, इस बात को ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको पहचानना है, इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सा है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों है, ठीक है। कंट्रोलिंग प्रेस्क्रिप्टिव है, प्लानिंग इवेल्युएटिव है। कंट्रोलिंग प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन मैनेजमेंट, देखो परवेसिव होती है, ठीक है। कंट्रोलिंग प्री सपोज मतलब सर्टेन स्टैंडर्ड पहले से सेट करके चलती है, ठीक है। कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव होती है जबकि प्लानिंग इवेल्युएटिव होती है, पंगा यही है। मतलब कंट्रोलिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देती है जबकि प्लानिंग चीज़ों को इवेल्युएट करती है, ये उल्टा बता दिया। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्शन देगी ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, और कंट्रोलिंग को इवेल्युएट करेगी सही से हुआ या नहीं हुआ, ये उल्टा लिखा है, इसलिए हमारे पास बी वाला इसका इनकरेक्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन, सबको पता है यार ऑर्गेनाइजिंग, ये किसकी डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग की, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका आपके सामने। ऑब्जेक्टिव नए वेंचर से कौन सा अचीव हो रहा है, यहाँ पर देखना है आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। ओके, मिस्टर आनंद निकेतन हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन दिल्ली, गुड़गांव फॉर द पास्ट 15 years. Adhavan, his son, returned India and acquiring master degree in social work. He suggested his father that they should enter into a new line of business of coffee bars and provide employment opportunity to different people. देखो एक नया बिजनेस, और पहली बात तो ये तो पक्की बात है, सोशल तो है ही अपना, सोशल तो पक्की बात है, ठीक है। तो जिसमें सोशल नहीं है पहले वही आंसर काट दो। 19 का ये तो पक्की बात है, सोशल तो रहेगा ये तो पक्का है, ठीक है। बाकी क्या है, आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन अधवन ओपन फर्स्ट coffee bar under the name of Spash near college campus. That of taking order was unique. They staff gave a pen and a pad and had a quotes on the menu in the front of the dishes. On pressing the bell, the light would pop and the staff would come to assist the customer. User concept very soon. Spash expanded outlet and part of the city. मतलब expansion भी हो गया, सबसे अच्छी बात है, बढ़िया चल रही है। इसका ऑर्गेनाइजेशन और सोशल हो गया भाई, सीधी सी बात है, काम एक्सपेंड भी हो गया और सोशल तो पूरे हो ही रहे हैं, अच्छी बात है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको कहूँ ऑल द बेस्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे फटाफट। ओके, देखते हैं क्या है इसके बारे में। आइडेंटिफाई द प्लान रेफर टू द अबव केस। ओके, प्लान, कोई प्लान मेंशन करे, कौन सा देखना पड़ेगा एक बारी। चलिए, ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन गुजरात, मनसुख भाई, a traditional clay craftsman, incurred heavy losses in the pottery business. Journalists photograph his broken mud cars and refer to them as a caption, the poor man broken fridge. The idea struck him to make a real fridge with the same cooling principle, and after several tests of soil and fridge design, he introduced an innovative clay cool fridge in 2005. His company is growing at 15% annually and he seeks to achieve a target of 10 crore by the end of next fiscal year. The company has stuck to its statement of keeping all the product price at low rate in order to be affordable. Okay, क्या है यहाँ पे इसका सही जवाब, सोचो एक बारी। पहली बात तो कंपनी कह रही है भाई अपने सारे प्रोडक्ट को क्या रखेगी, अफोर्डेबल रखेगी, मतलब सस्ता, कंपनी का है क्या ना, ठीक है, सस्ता रखेंगे बिल्कुल अपना। और उसके बाद कंपनी ने बता दिया कि आगे टारगेट है उसका 10 करोड़ का। देखो जहाँ टारगेट होता है वहाँ ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है, इसका ये तो पक्की बात है, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव तो है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव किस किस में नहीं है पहले वो काट देते हैं, तो भाई ऑब्जेक्टिव 3 में एक कट गया ऑप्शन हमारा। दूसरा, कंपनी ने कहा कि अभी इनिशियली वो अपने सारे प्राइसेस को कम रखेगी, शॉर्ट टाइम के लिए प्राइसेस कम रखने की बात चलिए, तो इसलिए यहाँ पे हमारा रहेगा पॉलिसी। तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव इसका आंसर है हमारे पास, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। जो शॉर्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करी जाए और एक जनरल रिस्पॉन्स के रूप में प्रिपेयर करी जाए उसको पॉलिसी कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। सो ये थे हमारे बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई रिपीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अगर इसको बहुत अच्छे से गेस करा होगा तो आपको मज़ा आया होगा गेस करके अपना। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा यार, इतनी मेहनत करिए आपके लिए, इतना तो डिजर्व करते हैं अपना। उम्मीद है इनमें से या इस टाइप का कोई ना कोई MCQ आपको ज़रूर मिलेगा आपके एग्जाम में। ऑल द बेस्ट अकाउंट्स
कि एग्जाम के बाद जो आप बिजनेस का एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जैसे अकाउंट्स का बहुत ईजी आया था, वैसे उम्मीद करेंगे बिजनेस का एग्जाम भी ईजी आएगा और आपके बहुत 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 अच्छे नंबर मिलने वाले हैं फॉर श्योर। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।